होता यह है कि दिल्ली के साउदर्न इलाके में, मतलब दक्षिणी दिल्ली में, एक महिला की लाश मिलती है। यह लाश मिलती है फतेहपुर बेरी एक जगह है, उसके पास हरियाणा स्टेट का एक बॉर्डर लगता है जिसे झील खुर्द बॉर्डर के नाम से जानते हैं। वहां जंगली इलाका है और उसी जंगली इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। इस महिला की उम्र तकरीबन 30 साल की है। जब इस लाश पर लोगों की नजर पड़ती है, लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस की टीम वहां छानबीन के लिए पहुंचती है। लाश के पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान पता हो सके। हालांकि लाश को देखकर यह साफ है कि उसे कोई चाकू या गोली नहीं मारा गया और न ही कोई दूसरे किस्म की ज्यादती हुई, लेकिन हां, गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क यानी गला घोंटे जाने के निशान जरूर नजर आ रहे थे और इसे देखकर यह क्लियर कट केस ऑफ मर्डर था। पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर का केस दर्ज किया और इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। लेकिन चूंकि यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था, पुलिस को इस मामले को सुलझाना जो है पुलिस के लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग बात थी। पुलिस ने शुरुआत की टेक्निकल सर्विलांस से और पुलिस ने तय किया कि जिस जगह पर यह डेड बॉडी मिली है उस जगह के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पुलिस स्कैनिंग करेगी। और इस कड़ी में पुलिस ने जब स्कैनिंग शुरू की तो पुलिस ने देखा कि 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात को करीब 1:45 बजे 1:45 पर एक ऑटो रिक्शा उस इलाके में एक दो बार आना जाना करता हुआ, आता जाता हुआ पुलिस को नजर दिखा। और चूंकि ये बहुत ही लेट नाइट का टाइम था और इतनी देर रात को एक ऑटो रिक्शा का उस इलाके में नजर आना और वो भी संदिग्ध तरीके से एक से ज्यादा बार जाना और वापस आना, ये देखकर पुलिस को यह शक हुआ कि हो सकता है कि उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के पीछे इस ऑटो रिक्शा में सवार लोगों का हाथ हो सकता है, मर्डर से इस ऑटो रिक्शा का कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद पुलिस के शक करने की एक और भी वजह यह थी कि आमतौर पर दिन के वक्त में उस रोड पर लोगों की भीड़ होती है, लोग आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन लोगों के कम्युनिकेशन का जरिया है वो। लेकिन रात के वक्त में वो रास्ता आमतौर पर खाली रहता है और ऐसे वक्त में ऑटो रिक्शा का वहाँ होना पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली बात थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो रिट्रीव किया था उसको तो खैर पुलिस ने बारीकी से देखा ही। इसके बाद उस ऑटो रिक्शा को पुलिस ने ट्रेल करना शुरू किया कि उस रात को वो ऑटो रिक्शा किस तरफ से आया, किस तरफ गया, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, चेक कर रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने कुछ एक ऐसे कैमरा भी मिले जिनको पुलिस ने जब जूम इन किया तो उस ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट पुलिस को नजर आया और उस नंबर प्लेट के जरिए जल्द ही पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर की भी पहचान कर ली। इस आदमी का नाम था अरुण। अब पुलिस ने जब अरुण से पूछताछ की तो अरुण ने शुरू में तो पुलिस को इधर उधर की बातें सुनाई, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर उतर आई और पुलिस ने उससे पूछा कि इतनी देर रात को तुम झील खुर्द बॉर्डर पर क्या कर रहे थे, कौन सा पैसेंजर था, क्या था, तो जब एक से ज़्यादा सवाल पुलिस ने उसके उस जगह पर होने को लेकर पूछा तो अरुण जो है वो लड़खड़ाने लगा और उसने ये मान लिया कि इस डेड बॉडी को उसी ने डिस्पोज ऑफ किया है उस इलाके में, और उसने इसलिए डिस्पोज ऑफ किया है क्योंकि वो उस इलाके की टोपोग्राफी से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो वहाँ से पहले भी कई बार ऑटो रिक्शा लेकर पैसेंजर्स को लाना और कहीं पहुंचाना ये सारे काम करता रहा है, तो इसीलिए उसी को इस लाश को निपटाने की, ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसने वो काम किया। अब पुलिस ने पूछा कि ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, सारी बात तफसील से। तो पुलिस ने बताया कि इस कत्ल में उसके अलावा 2 और लोग शामिल थे, जिनमें एक आदमी का नाम है धर्मवीर और दूसरे आदमी का नाम है सत्यवान। ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के रिलेटिव लगते हैं, मतलब एग्जैक्टली ब्रदर वाला रिलेशन नहीं है लेकिन ये रिलेटिव एक दूसरे के लगते हैं। इन दोनों ने मिलकर उस महिला की हत्या की है और उस महिला का नाम है स्वीटी। अब सवाल ये था कि तकरीबन 30 साल की वो महिला स्वीटी, उसकी इनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब यह है कि स्वीटी बेसिकली धर्मवीर नाम के शख्स की बीवी थी और धर्मवीर अपनी बीवी से नाखुश था। होता ये था कि स्वीटी जो है धर्मवीर को बताए बगैर घर से बाहर निकल जाती थी और निकलने के बाद कई महीने तक वो घर से बाहर रहती थी और अपने पति से कोई
संपर्क नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं बताती थी कि वो कहाँ गई, कब लौटेगी, किसके पास जा रही है, और फिर वो अचानक वापस लौट आती थी। तो उसका ये जो संदिग्ध रवैया था, इससे बीइंग अ हस्बैंड धर्मवीर जो है बहुत सख्त नाराज़ था और अक्सर उसकी स्वीटी से लड़ाई हुआ करती थी। धर्मवीर और स्वीटी की ज़िंदगी में एक और कहानी ये है कि धर्मवीर बेसिकली पोलियो का शिकार एक शख्स है, यानी वो लंगड़ा कर चलता है, और स्वीटी के साथ उसकी जो शादी है वो कोई नॉर्मल मैरिज नहीं है। अब एबनॉर्मल मैरिज क्या होता है? एबनॉर्मल मैरिज बेसिकली ये है कि धर्मवीर ने स्वीटी नाम की इस लड़की को आज से कई साल पहले सिर्फ 70,000 रुपये देकर किसी महिला से खरीदा था। यानी धर्मवीर की, चूंकि वो पोलियो का शिकार है तो उसकी शादी नहीं हो रही थी उसके दिव्यांग होने की वजह से, तो फिर उसने जो है एक महिला से, उसको आप ब्रोकर कहें जो कहें, उससे बात की और उस महिला ने स्वीटी नाम की ये लड़की धर्मवीर के हैंडओवर की और उससे 70,000 रुपये लिए। तो एक तरह से 70,000 रुपये देकर उसने अपनी बीवी खरीदी थी, और ये बीवी जो है वो उसके मन मुताबिक नहीं चल रही थी, वो अपनी मनमानी करती थी, घर से गायब हो जाती थी, और इसे लेकर धर्मवीर जो है उस स्वीटी से काफ़ी नाराज़ था। फाइनली धर्मवीर ने अपने उस रिलेटिव सत्यवान को जो है अपनी तकलीफ़, अपनी पीड़ा बताई, और दोनों ने मिलकर तय किया कि वो स्वीटी की हत्या कर देंगे, इससे पीछा छुड़ा लेना ही बढ़िया है। आमतौर पर ऐसा बहुत सारे मामलों में देखा गया है, जिन मामलों में किसी लड़की का या किसी भी आदमी का कोई रिलेटिव नहीं होता है, या जो कोई यतीम होता है, जिसका कोई बहुत करीबी दोस्त नहीं होता, वो लोग कत्ल की घटनाओं का शिकार बन जाते हैं। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जो भी किलर होता है उसको ऐसे लोग सॉफ्ट टारगेट नज़र आते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर हम इनको कुछ कर देंगे, अगर हत्या कर देंगे, लाश गायब भी कर देंगे, तो भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो धर्मवीर को भी ऐसा लगता था, क्योंकि स्वीटी से उसकी शादी तो हुई थी, 70,000 रुपये देकर बेशक उसे खरीदा था, लेकिन स्वीटी ने कभी भी अपने घर वालों के बारे में धर्मवीर को कोई जानकारी नहीं दी। एक पति होने के बावजूद उसे नहीं पता था कि स्वीटी के परिवार में कौन कौन से लोग हैं, या अगर वो यतीम भी है तो किस अनाथ आश्रम में वो बड़ी हुई, कहाँ रही, इस महिला के पास वो कहाँ से पहुंची जिस महिला ने उसे 70,000 में बेचा था। ये सारी बातें जो है धर्मवीर के लिए आज भी राज थी। धर्मवीर को बस इतना पता था कि स्वीटी का घर जो है वो बिहार में है, पटना में है, लेकिन स्वीटी ने कभी ये नहीं बताया कि पटना में कहाँ है और परिवार में कौन से लोग हैं। तो इसीलिए धर्मवीर को लगता था कि स्वीटी चूंकि अकेली है, अगर वो स्वीटी की हत्या कर भी देगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और फिर धर्मवीर ने अपने साथ सत्यवान को शामिल किया, और साथ ही जो उसका दोस्त था ऑटो ड्राइवर अरुण, उसको भी शामिल किया। फिर ये तीनों लोग मिलकर स्वीटी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात को घर से लेकर निकले, और उससे कहा कि ठीक है, अब तुम्हारा पटना घर है और तुम कुछ दिनों से जाने की बात कर रही थी, तो आओ तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं। और ऑटो में बैठकर जैसे ही स्वीटी जो है धर्मवीर सत्यवान के साथ रवाना हुई, अरुण ऑटो चला रहा था, चूंकि प्लानिंग पहले से तय थी, तो ये लोग जैसे ही झील खुर्द बॉर्डर के पास पहुंचे सुनसान जगह पर, वहीं पर उन्होंने स्वीटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो उस जगह से उतर गए, और अरुण ने ये कहा कि थोड़ी दूर और आगे जाकर वो इस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और उसने फिर ले जाकर जो स्वीटी की लाश थी उसे झील खुर्द के पास जो जंगली इलाका है वहाँ पर फेंक दिया, और फिर वहाँ से फरार हो गए। इन लोगों को पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मरने वाली लड़की की कभी पहचान पता नहीं हो पाएगी, और अगर पहचान पता हो भी गई तो भी चूंकि उस लड़की का कोई रिलेटिव यहाँ नहीं है, और किसी को ये नहीं पता है कि स्वीटी और धर्मवीर जो है वो मैरिड हैं, एक साथ रहते हैं, आसपास के इलाकों में भी जो है रिश्ते लोगों से इतना ज़्यादा नहीं है, और किसी को उनके बारे में पता नहीं है, तो ये राज कभी खुलेगा नहीं। और शायद ऐसा होता भी, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल जो है कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। इस मामले में कातिलों ने जिस जगह पर लाश फेंकने या निपटाने की कोशिश की, या जिस जगह को कत्ल के तौर पर चुना, वो सीसीटीवी से कवर्ड एरिया था, बेशक जंगली इलाका था, और एग्जैक्ट सीन ऑफ क्राइम के पास बेशक सीसीटीवी कैमरा न लगा हो, लेकिन वहाँ आने और जाने का जो रास्ता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और उस सीसीटीवी कैमरे की वजह से ये मामला पुलिस सुलझाने में कामयाब हो गई। तो खैर, अपने आप में बहुत ही दुखद कहानी, जिसमें एक शख्स जिसने 70,000 रुपये में किसी बेजान चीज़ की तरह एक इंसान को खरीदा और बाद में उसकी हत्या कर दी।